हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। इसमें आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसके कुछ पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट नोट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी समझेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और न्यूमेरिकल से हम लोगों की क्लियरिटी हो जाएगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन मोशन। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 3 तरह के मोशन पॉसिबल होंगे, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए काइनेमेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मोशन। ठीक है, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। कई तरह के मोशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। आपने जैसे देखा था कि अलग अलग तरह का मोशन था, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, कई ढेर सारे, जैसे कर्वीलिनियर मोशन, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने मोशन के पढ़े थे। हम मोशन को और भी तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये x एक्सिस को दर्शाता है, ये y एक्सिस और z एक्सिस को दर्शाता है। ठीक है, देखिए पहला तो हमारा होता है 1 डायमेंशन मोशन, हम क्या बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन, 1D मोशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1D मोशन। इसका मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन, इसको बोलते हैं ये डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। ये कौन सा डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन है। लेकिन मोशन कैसा हो रहा है, 1 डायमेंशन के अलॉन्ग हो रहा है, तो 1 डायमेंशनल मोशन है। अब 1 डायमेंशनल मोशन ये है कि ऑब्जेक्ट या तो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, ऑब्जेक्ट या तो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, या ऑब्जेक्ट z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे। ठीक है ना, इसका मतलब होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आइदर along x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, या तो x एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी का मोशन हो, या तो y एक्सिस के अलॉन्ग हो, या ही z एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के साथ अगर बदल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वो 1 डायमेंशन का मोशन है। इसी तरह से अगर y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये 1 डायमेंशन का मोशन है। इसी तरह से अगर z एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये भी 1 डायमेंशन का मोशन है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन होता क्या है कि चेंजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। आपको पता है ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट्स या तो x एक्सिस में होंगे, या तो y एक्सिस में, या तो z एक्सिस में होगा। हाँ, चेंजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, या तो x एक्सिस पे हो, या फिर y एक्सिस पे, या फिर z एक्सिस पे। अगर किसी भी पार्टिकल का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और या फिर z एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसके इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस या फिर y एक्सिस और z एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन मोशन इज सेड टू बी, मोशन इज सेड टू बी 1D। क्या बोलते हैं 1D, इसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1D, 1 डायमेंशनल मोशन। अब आप ये समझ लीजिए कि 1 डायमेंशन का मोशन होता है कि या तो ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, या x एक्सिस के जस्ट अपोजिट हो सकता है, y एक्सिस हो सकता है, या y एक्सिस के जस्ट अपोजिट हो सकता है, z एक्सिस में होगा या z एक्सिस के जस्ट अपोजिट होगा। हम इसको पॉजिटिव x कंसीडर करेंगे तो हम इसे नेगेटिव x कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम अगर इसे पॉजिटिव y एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे माइनस y मतलब नेगेटिव y एक्सिस कंसीडर करेंगे। इसे हम अगर पॉजिटिव z एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे माइनस z एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आगे बढ़ेंगे मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव x एक्सिस में आगे जा रहे हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस में ऊपर जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y एक्सिस में जाएंगे। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव मतलब आप समझ रहे हैं ना, 3 डायमेंशन है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। x y z ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखिएगा x y एंड z
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जैसे उस कॉर्नर को देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो देखिए तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर ऊपर आप वाई एक्सिस मान रहे हो पॉजिटिव, तो इसके जस्ट नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और अगर आप इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस मान रहे हो तो इसके जस्ट पीछे नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही कार्टेशियन सिस्टम है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग हम ये क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस। हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स अलोंग वाई एक्सिस, और हम इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ वगैरह बनाना आता होगा एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन है जब किसी पार्टिकल के एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो भी वन डायमेंशन का मोशन कहलाएगा। और अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के अलोंग चेंज, वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो भी वाई एक्सिस का मोशन कहलाएगा। और अगर पार्टिकल के जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, वन डायमेंशन का मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशन मोशन। हो सकता हो आपको बात समझ में आ गई होगी। वन डायमेंशन मोशन के देखिए बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्या एग्जांपल्स होते हैं वन डायमेंशन मोशन के? एग्जांपल नंबर पहला, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, बिना बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो वो भी कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। याद रखिएगा, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे अगर कार मूव कर रही है तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। जैसे वर्टिकल मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन या फ्री फॉलिंग वर्टिकल मोशन भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। जैसे कि फ्री फॉलिंग वर्टिकल मोशन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि कोई बॉडी है, इसको छोड़ दो तो नीचे चुपचाप गिर रही है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे हमारे वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। होप सो की बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। या तो अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक आदमी स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहा है, तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। लिख लीजिए, अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक आदमी स्ट्रेट रोड पर अगर मूव कर रहा है तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल में आ जाता है। तो बॉडी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, तो ये वन डायमेंशनल मोशन में आ जाता है। और वन डायमेंशनल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। वन डायमेंशनल मोशन रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, this is an example of rectilinear motion और या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। हालांकि हमारा जो यूनिट स्टार्ट हुआ है वो वन डायमेंशनल मोशन ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन पढ़े। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है ना कि पार्टिकल का मोशन प्लेन में भी होता है। अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही मूव करे या वाई एक्सिस में ही मूव करे या जेड एक्सिस में मूव करे। पार्टिकल का अगर मोशन स्ट्रेट लाइन का है तो जरूरी थोड़ी नहीं पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन करे, तो पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन भी कर सकती है, थ्री डायमेंशनल मोशन भी कर सकती है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल हो सकता है वो वन डायमेंशन में मोशन करे, टू डायमेंशन में मोशन करे या थ्री डायमेंशन में मोशन करे। स्ट्रेट लाइन का मोशन हो सकता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वन डायमेंशनल मोशन। हमें क्या पढ़ना है, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, काइनेमेटिक्स लेक्चर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन, या कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। या तो आप बोल लीजिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में डाल दीजिए वन डायमेंशनल मोशन, या फिर आप लिख दीजिए मोशन इन अ वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन का सारा आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, या वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, या जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो हम इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। हो सकता है बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमको पढ़ना है। हम अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने देखा मोशन इन वन डायमेंशन, अब देखते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन अ
मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब 2D मोशन मतलब होता है कि पार्टिकल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, या पार्टिकल के वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, या पार्टिकल के जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे जो मोशन होगा वो देखिए कैसा होगा। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस बार पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा, इस बार पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव नहीं करेगा, और इस बार पार्टिकल जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव नहीं करेगा। जबकि इस बार पार्टिकल हो सकता है कि एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, मतलब एक्स वाई प्लेन में। ये देख रहे हैं आप, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और इस बार पार्टिकल क्या करेगा? एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर सकता है, फॉलो कर सकता है। अब इसको क्या बोलते हैं? एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। और हो सकता हो पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई जेड प्लेन, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। और हो सकता हो पार्टिकल वाई जेड प्लेन में ऐसे मूव करे। तो इस बार पार्टिकल प्लेन में मूव करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में मोशन। अब ये प्लेन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, और जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, और जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। क्लियर है? तो तीनों प्लेन पॉसिबल है, या तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, या फिर पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, या फिर पार्टिकल जेड एक्स प्लेन में मूव करेगा। मतलब पार्टिकल या तो ऐसे एक्स वाई प्लेन में मूव करने वाला है, या तो पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, या पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, या पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मूव करेगा, ठीक है। जब पार्टिकल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो एक साथ, है ना। जैसे मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो पार्टिकल वाई में भी जा रहा है, और पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, और पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि पार्टिकल एक्स में भी आगे बढ़ रहा है और वाई में भी आगे बढ़ रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मतलब पार्टिकल वाई में भी आगे बढ़ रहा है और जेड में भी आगे बढ़ रहा है। और पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल एक्स में भी आगे बढ़ रहा है और जेड में भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर पार्टिकल के एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, if the coordinates of the particle on x-axis and y-axis changes with time, then this motion is called motion in two dimension या motion in plane। तो पार्टिकल x y प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि द coordinates of particle, हाँ, on x-axis and y-axis changes with time, अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, then this kind of motion is called टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस चेंजेस विद टाइम, या कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो ये प्लेन है इस बात का, ठीक है। ये आपका क्या है? जमीन क्या है आपकी? एक्स जेड प्लेन है। सामने की दीवार क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ये वाली दीवार क्या है? वाई जेड प्लेन है, क्योंकि वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाई जेड प्लेन है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। और ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन है। ये प्लेन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो पार्टिकल का मोशन प्लेन में होगा, है। तो नॉर्मल मोशन हो सकता है, मोशन ऑफ अ लिजर्ड ऑन वॉल, छिपकली का दीवार पे चलना, टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। बहुत ढेर सारे हमारे टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं। अब ये बात आती है कि सर टू डायमेंशनल मोशन में क्या पार्टिकल स्ट्रेट ही मूव करेगा? नो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है और कर्वीलिनियर मोशन भी हो सकता है। तो नोट करके लिख लीजिए, इन 2D मोशन पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन पे, ऑन प्लेन पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, और या फिर पार्टिकल इज मूविंग ऑन कर्व, हाँ, पार्टिकल इज मूविंग इन कर्व ऑन प्लेन। भाई कैसे? मान लीजिए प्लेन है आपके पास, कोई भी प्लेन हो सकता है। सपोज हमने मान लिया ये हमारा
एक्स वाई प्लेन है, तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर सकता है, नहीं पार्टिकल ऐसे ऐसे भाग सकता है, ऐसे 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 भाग सकता है, तो पार्टिकल प्लेन में ही तो मूव कर रहा है कि नहीं? तो कोई छिपकली है मान लीजिए, या कोई चींटी ऐसे 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 मूव कर रही है, तो वो भी किसमें है? मोशन इन प्लेन में ही तो है। तो प्लेन में मोशन होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। तो देखिए बहुत ध्यान समझिए, ये मान लीजिए हमारा प्लेन है और एक छिपकली ऐसे भी मूव कर सकती है स्ट्रेट, है ना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन अ प्लेन। मान लीजिए कोई चींटी है, वो ऐसे 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 भाग रही है, तो वो क्या है? कर्वीलिनियर मोशन है। तो प्लेन पर कर्वीलिनियर मोशन भी पॉसिबल है और प्लेन पर स्ट्रेट लाइन मोशन भी पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है? मोशन इन टू डायमेंशन है। और मोशन इन टू डायमेंशन के बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, मोशन ऑफ अ लिजर्ड ऑन वॉल। लिजर्ड का मोशन वॉल पर, मोशन ऑफ लिजर्ड ऑन वॉल। ठीक है, हालांकि अगर लिजर्ड को देखिए तो लिजर्ड का मोशन वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, क्योंकि लिजर्ड ऐसे भी मूव कर सकती है, लिजर्ड ऐसे भी मूव कर सकती है ना? बस समझ में आ रही है? तो लिजर्ड का मोशन वन डायमेंशनल मोशन में भी आ जाएगा और टू डायमेंशनल मोशन में भी आ जाएगा। बात ये होती है कि लिजर्ड मूव किस डायरेक्शन में कर रही है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रही है तो वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, और वो अगर प्लेन में मूव कर रही है जिसमें उसके एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो वो प्लेन में मोशन करता है। तो जब किसी बॉडी का मोशन प्लेन में होता है ना, तो दो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होती है, याद रखिएगा, दो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होती है। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो रही है तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। और अगर तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर मान लीजिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो रहा है, पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर चेंज हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। तो पहले तो हम लोग टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मोशन ऑफ लिजर्ड ऑन बॉल, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? एक पत्थर लिए हमने, ऐसे फेंक दिया। जब हम पत्थर को ऐसे फेंकेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए पत्थर है, हमने पत्थर को ऐसे फेंक दिया, पत्थर ऐसे गिर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये भी किसका एग्जांपल है? टू डायमेंशनल मोशन का ही एग्जांपल होता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन, जैसे कि सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन चाहे वर्टिकल हो और चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये किसका एग्जांपल है? टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो चाहे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, और चाहे ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। देखो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर मान लो बॉडी ऐसे से मूव कर रही है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो देखो इसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों चेंज हो रहा है ना? जमीन पे हो रहा है मोशन, गोल 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 हो रहा है, इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों चेंज हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ अ लिजर्ड ऑन अ वॉल, या मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रीट रोड। स्ट्रीट रोड पर कार का मोशन भी टू डायमेंशन मोशन भी आ जाता है। तो फोर्थ आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार और बाइक ऑन अ स्ट्रीट रोड, स्ट्रीट रोड पर भी इनका मोशन टू डायमेंशन मोशन में आता है। भाई हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो वो टू डायमेंशन का मोशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए, हो सकता है बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत? अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, नाक की सीधे में चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, तो वो वन डायमेंशन मोशन है। और पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो मतलब वो एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, मतलब इसके दो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, हो सकता हो आपको समझ में आ गया होगा कि वन डायमेंशन मोशन क्या है और टू डायमेंशन मोशन क्या है। क्लियर? इसी तरह से हमारा होता है थ्री डायमेंशन मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया, पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट की चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलिए अब हमारा थर्ड टाइप का होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या है आपको कुछ समझ में आ गया कि मोशन इन थ्री डायमेंशन हम कब कहेंगे कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल वो थ्री डायमेंशन मोशन कर रहा है? जब उसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन, है ना? अगर पार्टिकल की तीनों कोऑर्डिनेट्स मतलब तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। अब थ्री डायमेंशनल मोशन को इस पे ड्रॉ करना मुश्किल है ना,
क्योंकि ये तो प्लेन है, जो हम पढ़ा रहे हैं क्या है, प्लेन है। तो प्लेन पे हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा वाईजेड प्लेन है। ये कैसा प्लेन है, वाईजेड प्लेन है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ये है, वाईजेड प्लेन ये है, और एक्स वाई प्लेन, वाईजेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन हमारा जमीन है। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसको बोल सकते हैं 3D मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, 3D मोशन बोलते हैं। 3D मोशन मतलब होता है, आपको बात समझ में आ गया, कि पार्टिकल का मोशन इस तरह से होगा कि उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लिख लीजिए, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be 3D। हम इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, 3 डायमेंशन मोशन, 3D if its all coordinates में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी आएगा एंड जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी आएगा। तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, if its coordinates, all coordinates changes with respect to time, with respect to time, then it is said to be, हाँ बस इधर लिखिए, ठीक है, then with respect to time, यहाँ पे लगा फुल स्टॉप। तो आप क्या लिखेंगे, a motion of an object is said to be 3 dimension if its all coordinates मतलब x एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट और z एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अच्छा एक बात देखिए, जरूरी नहीं है कि हम x एक्सिस हमेशा यहीं बनाएं, ये भी सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि x एक्सिस हमेशा यहाँ बने। हम हो सकता हो y एक्सिस ये बना दें, x एक्सिस ये बना दें, z एक्सिस ये बना दें, तो कोई जरूरी नहीं है। तो आप सोचें कि सर ने हमेशा x एक्सिस यहाँ बनाया, नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप y एक्सिस बना सकते हैं, x एक्सिस बना सकते हैं, यहाँ पे आप z एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे आप z एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे आप x एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे आप y एक्सिस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, y एक्सिस ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो कोई भी एक्सिस बनाइएगा, लेकिन तीनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब किसी पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल यहां से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखो ये पार्टिकल x एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है, y एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है और z एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है। पार्टिकल का मोशन कहां पे हो रहा है, इस बार पार्टिकल का मोशन स्पेस में हो रहा है, किसी एयर में हो रहा है ना, पार्टिकल का मोशन एयर में हो रहा है। तो जब पार्टिकल का मोशन एयर में होगा तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। और पार्टिकल का मोशन अगर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन। और पार्टिकल का मोशन ऐसे हो सकता है, पार्टिकल का मोशन ऐसे हो सकता है, पार्टिकल का मोशन ऐसे हो सकता है, ये जा रहा है, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन मोशन में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे कि मोशन ऑफ अ बर्ड है ना, फ्लाइंग ऑफ, या मोशन ऑफ बर्ड्स का मोशन जो होता है ना, मोशन ऑफ अ बर्ड्स, बर्ड्स का मोशन, ये 3 डायमेंशन मोशन है। जैसे कि मोशन ऑफ अ काइट, पतंग का जो मोशन होता है वो भी 3 डायमेंशन मोशन है। जैसे कि मोशन ऑफ अ गैस पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो भी जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन होता है, वो भी 3 डायमेंशन मोशन में आता है। ठीक है, मोशन ऑफ अ गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स का मोशन भी किस में आता है, 3 डायमेंशन मोशन में आता है। तो देखिए 3 डायमेंशन मोशन की कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, और 3 डायमेंशन मोशन को हम कहां पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। इसको हम कहां पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मोशन इन 3 डायमेंशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो गए, होप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पे जो हमारा मेन चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
अब हम उस पर लौट कर वापस आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी क्रम में, इसी सीरीज में सबसे पहला टर्म आपके लिए लेकर आएंगे, यूज करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ काइनेटिक्स, इसको काइनेटिक का पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ मैकेनिक्स। इन्हें मैकेनिक्स के पैरामीटर्स भी बोला जाता है, इन्हें काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स बोला जाता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पहले सबसे पहले समझेंगे, बने रहिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डाल दीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे का डिफरेंस देखेंगे, है ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, एक तरफ डाल देते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विद एग्जांपल्स भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे पूरे लेक्चर में स्मॉल डी से, या स्मॉल डी से नहीं करेंगे। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स से। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, चलिए ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल डी से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे, आपको समझ में आ गया, एक्स से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे डी से, ठीक है। तो अगर आपके बुक में कुछ और लिखा होगा तो आप किसी और से भी इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है और वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ एक ऐसा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आता है। तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। चलो अब ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ is called distance, is called distance, ठीक है। अब एग्जांपल समझाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको बोल सकते हो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द स्मॉलेस्ट, इसको बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement। हम इसको displacement कहते हैं, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई। अब सुनो एग्जाम्पल। मान लो एक पार्टिकल ए पे है, वो ए से गया बी पे और बी से गया सी पे। पहले कहां से गया? ए से गया बी पे और बी से गया सी पर, ठीक है। तो टोटल पाथ की लेंथ क्या है? ए से बी से सी, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो पाथ क्या है? ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। टू पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, याद रखिएगा। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो बॉडी कहां से चलना स्टार्ट कर रही है? ए से, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कहां तक गई? सी पे, तो उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की सबसे छोटी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्ट ए से सी, बोलो हैगिंग। तो ए से सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ए टू सी। ए से सी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आसान है, समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट इज द कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इस दो पॉइंट्स को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की टोटल लेंथ। हम यहां से यहां गए, इधर से इधर गए, तो हमारा ये ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पर। तो बॉडी किस पाथ को फॉलो कर रही है? तो बॉडी किस पाथ को फॉलो कर रही है? ए से बी गई, बी से सी गई। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
path depends on path follow by the object। कोई भी ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करता है, डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं। बॉडी ए से बी से सी जा सकती है, बॉडी ऐसे ऐसे घूम कर जा सकती है, बॉडी ऐसे 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 घूमेगी तो फिर यहां तक चली जाएगी, बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी तो यहां तक चली जाएगी। तो ए से सी तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते। तो याद रखिएगा थर्ड इसका डिफरेंस क्या हो गया, पहले इसका डिफरेंस समझ लीजिए कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। और डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरा डिफरेंस ये होगा कि दो पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। ए से सी तक जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन ए से सी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बस एक ही है, ये डायरेक्ट। तो आपका तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं ना। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर इनफाइनाइट पाथ या इनफाइनाइट वे या इनफाइनाइट पाथ बोल सकते हैं। बट ए से सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता बस एक ही हो सकता है। तो थर्ड इसका डिफरेंस क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली वन वे इज पॉसिबल, नॉट इनफाइनाइट वे, ओनली वन पाथ इज पॉसिबल। याद रखेंगे, ओनली वन पाथ is possible between initial and final position या final points बोल सकते हैं, final position। तो only one path is possible between initial और final position, ये बोल सकते हैं only one smallest distance, one path बोल दो या फिर बोल सकते हो और only one स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओनली वन पाथ और ओनली वन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज पॉसिबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है, बस यही तो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसका मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है, दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ एक सिंगल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का नाम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस आप फटाफट से नोट करिए, इसके बाद हम और ढेर सारे डिफरेंस बताने जा रहे हैं, बने रहिए। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कट गया था, तो डिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसके तीन डिफरेंस आप नोट करिए, फिर इसके हम कुछ और डिफरेंस बताते हैं, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखिए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अपना फोर्थ डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे फोर्थ डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये वेक्टर के सारे रूल को फॉलो करेगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सारे रूल को फॉलो करेगा।
ठीक है। अगर कोई बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, कोई बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर के हिसाब से समझना पड़ेगा। अगर बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे वेक्टर डी। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट तो लिखेंगे एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। या फिर हम लिखेंगे वाई जे कैप, या फिर लिखेंगे जेड के कैप। ये वन डायमेंशनल मोशन में हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से लिखेंगे, या तो बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेस करेगी तो एक्स आई कैप लिखेंगे, अगर बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेगी तो वाई जे कैप, और बॉडी अगर जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेगी तो जेड के कैप लिखेंगे। टू डायमेंशनल मोशन में हम कैसे लिखेंगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या फिर लिखेंगे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या फिर लिखेंगे जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप। हम बीच में माइनस भी लगा सकते हैं, किसी को भी माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थ्री डायमेंशनल मोशन अगर पार्टिकल करेगी तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वाई है या वाई याद रखिएगा। तो हम बीच में साइन माइनस का भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सिस चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे मतलब वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो कर रही है। लेकिन डिस्टेंस में हम ये सब की चीज कुछ नहीं लिखेंगे, बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब ध्यान देखिए इसका फोर्थ डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता होना चाहिए वेक्टर जीरो भी होता है, वेक्टर पॉजिटिव भी होता है, वेक्टर नेगेटिव भी होता है। वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से याद रखिएगा कि पांचवा डिफरेंस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इज आइदर जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, और या फिर नेगेटिव होगा, तीनों हो सकता है। डिस्टेंस की बात करें तो बॉडी का जो डिस्टेंस होगा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। जीरो कब होगा, जब बॉडी स्टार्ट ही नहीं कर रही, बॉडी अभी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी चुपचाप पड़ी है, तो उसका डिस्टेंस जीरो होगा। और बॉडी अगर चलना, एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर दे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा किसी बॉडी का जो डिस्टेंस होगा ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ बॉडी वंस स्टार्ट्स मूविंग। अगर बॉडी एक बार चलना स्टार्ट कर दे तो इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। बट इफ बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में पड़ी है तब इसका डिस्टेंस स्मॉल आर कितना होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। और बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो नहीं होगा मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन मैं कौन से बता रहा हूं, एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट पे है। सुनो, डिफरेंस पूछा जाता है, अगर बॉडी एट रेस्ट पे है तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो नहीं होता। वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आर्बिट्री हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, इसी पे देखिए एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हमने ओ से डिनोट किया है। और मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन है 1 2 3 4, ये हो गया, ये हमने +1 ले लिया, +2 +3 +4, आगे और भी है, ये हो गया -1 -2, और ये हो गया -2 -3 -4 हो गया। ओके, अब आप समझिए, बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, बॉडी इधर गई, ऐसे गई, और घूमकर बॉडी ऐसे आ गई, ठीक है। तो बॉडी ने इनिशियल पोजीशन बॉडी की ये थी और फाइनल पोजीशन बॉडी की ये हो गई है। बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही, ऐसे गई और घूमकर वापस आ गई। बोलो क्लियर है, बॉडी पहले ऐसे गई फिर घूम के ऐसे वापस आ गई। बताइए बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन पूछूं कि बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप डिस्टेंस बोलते हैं ना, डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। डिस्टेंस को
इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, टोटल कितना डिस्टेंस तुम चल रहे हो हमें वो बताओ बस। तो डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो पहली बॉडी यहां से गई 3 मीटर, मगर मान लो जी हम इसको मीटर में ले लें, अगर हम इसको मीटर में कंसीडर कर लें इस डिस्टेंस को, तो बॉडी पहले गई 1 से लेकर 3 मीटर, फिर 3 मीटर से वापस आई 3 मीटर 6 मीटर, फिर ये चली 2 मीटर, तो यहां से गई 3 मीटर, फिर 3 मीटर वापस आई 6 मीटर, फिर कितनी आई 2 मीटर, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 मीटर। तो बॉडी का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। आसान है। अब मैं अगर पूछूं बताओ इसी क्वेश्चन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं एग्जांपल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो बॉडी ये इनिशियल है ये फाइनल है, बॉडी ऐसे गई इधर जा रही है, तो बॉडी की डायरेक्शन तो यही है ना, तो देखो इनिशियल ये है फाइनल ये है, इनिशियल से फाइनल कितना है -2 का डिफरेंस, -2 का है, देखो ये और ये हो गया 1 ये हो गया 2, ये कितना है -2, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे -2i कैप, कितना लिखेंगे -2i कैप लिखेंगे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये सिर्फ कितना होगा 2 मीटर होगा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -2i कैप हो जाएगा, मीटर के फॉर्म में लीजिए। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी एक्स एक्सिस के विपरीत चल रही है, अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे माइनस एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट को इस बात का फर्क पड़ता है कि बॉडी कि पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो वेक्टर रूल फॉलो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -2i कैप, यहाँ पे माइनस ये बताएगा कि बॉडी एक्स एक्सिस के अपोजिट चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट चल रही है, मतलब बॉडी माइनस एक्स एक्सिस पे चल रही है, और आई कैप तो बताता है बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और माइनस क्या बताता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट है, और 2 क्या बताता है 2 बताता है कि मैग्नीट्यूड का ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू लिखते हैं, माइनस प्लस नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। यहाँ पे माइनस और प्लस इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है या नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस में है तो इसका मतलब है बॉडी मूविंग अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो ये हमारा क्या है फिफ्थ डिफरेंस हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तो बहुत न्यूमेरिकल्स बाकी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज आइदर जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए वही आपका सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, हमने जीरो से लिया है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4। एक बॉडी है जीरो से चलना स्टार्ट कर रही है, 3 तक जाती है और घूमकर वापस आ जाती है, ठीक है। कहां से चल रही है, जीरो से चल रही है और घूमकर जीरो पे वापस आ रही है। तो याद रखिएगा जब कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट जीरो से चल रही है और फाइनल पॉइंट भी इसका जीरो पे है, मतलब जहां से चल रही थी वहां पर वापस आ गई, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इसे मैं पूछूं बताइए डिस्टेंस कितना होगा, बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ की लेंथ। तो 0 से 3 तक मतलब 1 2 3 3 मीटर, और 3 मीटर वापस आ रही है, 3 + 3 6 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक चलने में लगा 3 और फिर वापस आने में लगा 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। अगर इसको मीटर में कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है, अगर घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से याद रखिए। आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। चलिए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का पॉजिटिव भी होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। चलिए इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है।
देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूँ। मान लीजिए ये वही नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। एक बॉडी यहाँ से चल रही है 2 पे गई और 2 से घूमकर मान लीजिए 1 पे आ गई। पहले गई यहाँ से गई 2 तक गई और 2 से घूम के 1 पर आ गई। अब बताइए इस केस में बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो बॉडी का डिस्टेंस कितना है? मैं पूछूं बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा तो आप बताएंगे सर बॉडी का डिस्टेंस, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बॉडी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल पाथ की लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो 0 से 2 और 2 से 1, भाई 0 से 2 गई और 2 से 1 गई, मतलब 3 मीटर। अगर इसको मीटर में कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगी 3 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या पार्टिकल का डिस्टेंस। अच्छा मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया करो, बात खत्म। फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। बोलिए है कि नहीं? अब फाइनल पॉइंट क्या है 1 और इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन पे कितनी आ रहा है 1 और इनिशियल पोजीशन पे कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में है, अभी पार्टिकल अभी एक्स एक्सिस में ही है। और पार्टिकल जैसे ही क्रॉस करके यहां पर आ जाता तब अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करना स्टार्ट कर देता। अभी पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक इतना डिफरेंस आपको, इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अभी तो और भी डिफरेंस बाकी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बने रहिए। देखिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे और चलते हैं हम लोग अपने और डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस नंबर 7 समझते हैं, है ना। चलिए देखिए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट मोशन कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, इफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करे, नो। स्ट्रेट पाथ का मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी हो सकता हो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, ये भी हो सकता है कि बॉडी प्लेन में मूव करे, ये भी हो सकता है कि बॉडी स्पेस में मूव करे या 3 डायमेंशनल मोशन करे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रही है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है और पार्टिकल का मोशन 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, if particle is moving in straight line, स्टार बना के लिखिए, इस पे स्टार बना के। इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब, देन जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, एक कार है, वो इस रोड पर स्ट्रेट चल रही है इस डायरेक्शन में, और कुछ देर के बाद ये इस डायरेक्शन में आ गई, मतलब इस पॉइंट पर आ गई मान लीजिए। तो पार्टिकल स्ट्रेट चल रही है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मान लीजिए इसने डिस्टेंस कवर किया r और डिस्प्लेसमेंट कवर किया कैपिटल R। तो एक बात बताओ कि पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो सकता है या तो बॉडी 1 डायमेंशन में होगी, या बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करेगी, या बॉडी 3 डायमेंशनल मोशन भी कर सकती है, तीनों में से कोई भी एक मोशन करे। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, याद रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस को अगर हम r से डिनोट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं तो r अपॉन r का रेशियो कितना होगा? 1 होगा। ये r क्या है? डिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आप बात समझ में आ गई। अब बॉडी किस एक्सिस में चल रही है? मान लीजिए बॉडी एक्स एक्सिस में चल रही है। किस में चल रही है? एक्स एक्सिस में चल रही है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए अगर बॉडी ने यहां से यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है,
5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो बताइए बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बताएंगे सर बॉडी का डिस्टेंस 5 मीटर का होगा। तो बताइए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप बताएंगे सर वेक्टर r इज इक्वल टू 5 आई कैप इन मीटर। तो यहाँ पे आपको आई कैप बताना पड़ेगा। आई कैप क्या बताता है? आई कैप बताता है डायरेक्शन, और डिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, वैल्यू से लेना देना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर बॉडी यहां से, कोई कार यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 आई कैप, और मीटर में ले लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, और दोनों की रेशियो कितने होंगे? 1 होंगे। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। स्टार बना के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रही है, तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं। क्या क्या समझ सकते हैं? कि अगर बॉडी कर्व में मूव कर रही है, डिफरेंस ही देख लीजिए। इफ पार्टिकल बोल दो, कोई बॉडी बोल दो, कोई कार बोल दो, या हम मूव कर रहे हैं, तुम मूव कर रहे हो, कुछ भी मूव करे, अ पार्टिकल बॉडी मूव्स इन अ कर्व, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है, या बॉडी कोई कर्विलिनियर मोशन कर रही है, कैसा मोशन कर रही है? कर्विलिनियर मोशन कर रही है। मान लीजिए पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। देखिए बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अब आप एक बात बताइए कि बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई डिस्टेंस तो ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है? नो, नेवर। इस बार डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो इस केस में याद रखिएगा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट when particle या body moves in a curve, या when a particle moving performing curvilinear motion, distance is always greater than displacement। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि distance is always greater than the magnitude of displacement। displacement के magnitude के बड़ा होगा। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से रखिए। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल r is greater than वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। ये r क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर इसको दूसरे तरीके से डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आए, तब बताइए जिस r को नीचे ले आए, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज ग्रेटर देन 1। always true। the ratio of distance to the ratio of the distance to the magnitude of the displacement is always greater than 1। ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे स्मॉल r क्या है बच्चे? डिस्टेंस है, और कैपिटल R क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और कभी कभी आपको फंसाने के लिए इस तरह से भी दिया जा सकता है कि हम इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, तो ये अब 1 से छोटा हो जाएगा, ये 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा 1 से छोटा हो जाएगा। तो चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सारे केस कौन से हैं? कर्वीलिनियर मोशन के हैं। तो आपसे आज एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल कर्व में मोशन करेगा, कर्वीलिनियर मोशन करेगा, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो हम इन जनरल कह सकते हैं, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट का जो, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की या तो बराबर होता है या बड़ा होता है। इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं। और कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r अपॉन कैपिटल R इज ग्रेटर इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप फटाफट से नोट करिए। अभी ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कराऊंगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो आज से एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और पार्टिकल अगर कर्व में मूव करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो हमारा ये 7th डिफरेंस हो गया, इसको आप अच्छी तरह से नोट करिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, बने रहिए। चलिए बेटा, अब देखिए हम एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस देखते रहिए। मान लीजिए आपका अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये एक्स एक्सिस,
y एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये हमने z एक्सिस मान लिया, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। अब इसको o से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। एक पार्टिकल है जो यहां पड़ा हुआ है, हम इसकी पोजीशन को मान लेते हैं a, हम इसको o से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा पोजीशन, किसी पार्टिकल का पोजीशन है a, ठीक है। तो पार्टिकल की ओरिजिन से पोजीशन क्या होगी, मान लेते हैं पार्टिकल की ओरिजिन से पोजीशन है, लेट इट बी r1, कितनी है बच्चे r1। तो आपको पता है पोजीशन क्या होता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। और मान लेते हैं इस पॉइंट जब पार्टिकल ए पे पड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, x1 y1 z1, ठीक है ना, x1 y1 z1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए। क्योंकि पार्टिकल कहां पड़ा है, एक कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब पार्टिकल कहीं स्पेस में है, लेकिन हमने इसको प्लेन में बना दिया है, लेकिन पार्टिकल स्पेस में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर से डिनोट करेंगे, हम इसको o से a भी डिनोट कर सकते हैं, o से a, देखिए o से a, एरो बना o to a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, xi कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की पोजीशन है एट ए पे, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। मान लीजिए पार्टिकल कुछ देर के बाद यहां पे आ गया, इसको मान लेते हैं पार्टिकल की पोजीशन बी हो गई, सेम पार्टिकल है, वो कुछ देर के बाद बी पे आ गया, और मान लेते हैं इस पार्टिकल बी की पोजीशन ओरिजिन से कितनी है, लेट इट बी r1, कितनी मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं, हमने r1 ले लिया ना, अब हम r2 मान लेते हैं। तो ये r2 क्या है, इस पार्टिकल की बी पॉइंट पे पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होती है ना, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं, उसी के रेफरेंस में हम बताते हैं। तो मान लीजिए अगर पार्टिकल की पोजीशन b पे r2 है, तो हम इस r2 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r2 इज इक्वल टू ob, ये इसका मतलब हो गया o से b, o to b, o से b। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, बोलो है कि इस पॉइंट पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2। भाई पार्टिकल अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो चेंज होगा ना। चलो मान लेते हैं x2 y2 z2 इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की पोजीशन एट बी पे। अब पार्टिकल ने कैसे डिस्प्लेसमेंट किया है, पार्टिकल ने ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट किया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हमने बोला है पोजीशन वेक्टर, और हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम इसको डिनोट करते हैं वेक्टर आर से। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए से बी, तो ये कितना हो जाएगा। अब पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर r इज इक्वल टू ए बी, और ये हो गया चेंज इन पोजीशन। इसको हम चेंज इन पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनल पोजीशन क्या है r2, इनिशियल पोजीशन क्या है r1, तो ये हो गया वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। और इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो फटाफट से r2 और r1 की वैल्यू को, r2 ये है ना, अच्छा r2 ये है, r1, अच्छा इसको नहीं, इसको नहीं, ये r1 और r2, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये r1 इस r2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, चलिए पुट करते हैं। r2 कितना है, r2 देखिए कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप
ब्रैकेट बंद करिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर r1 वेक्टर क्या है ये लिखा हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा आप सोच रहे होंगे ना कि सर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r बराबर r2 माइनस r1 ही क्यों किया, ये सोच रहे होंगे आप। चलिए मैं बताता हूं, जरा इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए। ये हो गया पार्टिकल का पोजीशन O से A, और ये पार्टिकल का पोजीशन हो गया O से B, और ये पार्टिकल का पोजीशन हो गया A से B। तो अगर मान लीजिए हम इसकी एरो को अगर चेंज कर दें, सपोज एरो को चेंज कर दें, ऐसे कर दें, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वेक्टर A से B गया, वेक्टर O से A गया, A से B गया, B से C गया, और जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो तीनों वेक्टर का सम कितना होता है, 0। ये मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर एनालिसिस में। तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर OB बराबर 0, क्योंकि हम जहां से चल रहे थे वहीं पे वापस आ गए। देखिए देखिए बिल्कुल सेम ऑर्डर है, O से A से B, B से C। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर बताइए हम इसकी अगर डायरेक्शन को चेंज करके इधर कर दें, तो क्या हम OB को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब इस OB को उधर ले जाइए, तो जब आप OB को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा OA प्लस AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर बराबर हो जाएगा OB वेक्टर, इसको उधर ले आएंगे माइनस OA वेक्टर। वही तो मैंने किया है। AB वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, OA वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और OB वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो देखो OB बराबर क्या है R2 वेक्टर, OA वेक्टर क्या है R1 वेक्टर, और OB क्या है वेक्टर R। वही तो मैंने लिखा है यहाँ, देखो R बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये वेक्टर एनालिसिस से आया, याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम इनको क्या करते हैं, आई कैप को कॉमन ले लेते हैं। जब हम आई कैप को कॉमन लेंगे तो बचेगा x2 माइनस x1 प्लस, और हम क्या करेंगे y2 को, इन दोनों में से y2 को कॉमन ले लेंगे, मतलब सॉरी j कैप को कॉमन लेंगे, j को कॉमन लेंगे, बचेगा y2 माइनस y1 प्लस, अब हम यहाँ से k कैप को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपको z2 माइनस z1। ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, और आपको मैंने भी बताया था कि जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। मैंने बताया, अभी बताया था मैंने, अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो A से B का डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, अब इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A से B। A से B में पार्टिकल का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो आप डिस्टेंस क्या बताएंगे, आप डिस्टेंस बताएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, अंडर रूट के अंदर। अब फटाफट से करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, भाई पता है ना, आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करते थे, जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करते थे, और के कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करके रूट लगाते थे, तभी तो निकलता था हमारा मैग्नीट्यूड। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालना सीख गए और डिस्टेंस आप निकालना सीख गए। दिस इज द डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन के मोशन में आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्पीड। जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो डिस्टेंस हमेशा स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसी तरह से हम बताएंगे स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप फटाफट से नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सिमिलरिटीज भी देखना पड़ेगा ना, सारी डिफरेंस देखने से, भाई डिफरेंस तो देख लिया, अब थोड़ा सा सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं। कुछ इनकी सिमिलरिटीज भी होती है, जैसे इनकी यूनिट में सिमिलरिटीज होती है, जैसे इनकी डायमेंशन में सिमिलरिटीज होती है। दोनों में सिमिलरिटीज कहाँ है, यूनिट में और डायमेंशन में है। हाँ? इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, डेकामीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है। इसकी भी यूनिट क्या हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर हो सकती है। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल होगी।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हो सकता हो आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको करते हैं रफ। यहाँ पे देखिए थ्योरी पार्ट तो आपका खत्म हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। देखिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स पार्ट आपका पूरा बाकी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराएंगे और फॉर्मेट के कराएंगे न्यूमेरिकल्स, अलग अलग फॉर्मेट पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर आने का। तब तक आप थ्योरी पार्ट अपना अच्छी तरह से कवर करिए। ठीक है, देखते चलिए साथ में और चीजों को नोट करते चलिए और बार बार इसको रिवाइज भी करिए। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स देखें तो पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़ लें, उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।